हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन का मैं आपको मतलब समझाऊंगी, क्योंकि एसएसटी में ज़्यादातर चीज़ें एनसीईआरटी से ही आती है, बाहर से कुछ भी नहीं आता, इसलिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ फॉर एसएसटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So it is difficult for us to imagine a world without printed matter. We find evidence of print everywhere around us in books, journals, newspaper. So basically जो printed matter होता है वो हमें हर जगह दिखता है। न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन्स हो गई, हर जगह दिखता है। कैलेंडर्स, डायरीज, इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली प्रिंट की भी बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है एंड हम इस प्रिंट की दुनिया को ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डाले गए, जबकि उसके बाद ये प्रिंट कल्चर आया है। सो हम देखने वाले हैं कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी जो थी वो चाइना एंड जापान में आती है एंड कोरिया में। हैंड प्रिंटिंग सिस्टम था ये। उसमें क्या होता था, पेपर को रब करके प्रिंट करा जाता था। ठीक है, वुड ब्लॉक्स जो होते थे, कुछ मतलब एक वुड के पे ऐसी कुछ शेप्स बना दी जाती, जैसे ट्राइंगल है तो उसको ऐसे इंक लगा के पेपर में चिपका दिया तो वो प्रिंट हो जाता था। इस तरीके की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी पहले के टाइम में। चाइना, कोरिया एंड जापान में फेमस थी। एंड जो पहले की शीट पेपर होते थे ना वो बहुत ज़्यादा पतले होते थे, पोरस शीट्स होती थी एंड दीज कुड नॉट बी प्रिंटेड। एंड जो चाइनीज़ की बुक होती थी ना, चाइना में बुक्स होती थी, वो अकॉर्डियन बुक्स भी कहते थे उनको। जो दो पेजेस होते थे उनको सील देते थे, क्योंकि वो बहुत पतले होते थे तो वो जल्दी फट जाते थे, इसलिए उन दोनों पेजेस को सील देते थे ताकि वो थोड़ा लॉन्ग उनके जो है एक्सपेक्टेशन रेट बढ़ जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। So the imperial state in China was for a very long time major producer of printed material. चाइना में जो था ना, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। मतलब उस टाइम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नया नया आया था और उसी से अपने पर्सनल्स को वो रिक्रूट करते थे। तो इस एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक जो थी वो लार्ज नंबर में प्रिंट होने लग गई। इस वजह से भी प्रिंटेड बुक्स की डिमांड बढ़ी। तो इसी वजह से भी चाइना में प्रिंटेड मैटर और ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगी। एंड एक और चीज़ हुई कि अर्बन कल्चर भी आया चाइना में। लोगों को क्या था कि सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल, मतलब जिन्हें सिविल सर्वेंट्स ही नहीं पढ़ते थे बुक, और लोग भी पढ़ने लगे। उनकी वाइफ्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इन सबको जो ट्रेड की, एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती थी एक दूसरे को, तो इसलिए भी पढ़ते थे। और रीडिंग जो थी वो लेजर एक्टिविटी बन गई थी। लेजर मतलब कोई फ्री टाइम में भी पढ़ना चाहता था। तो जो स्कॉलर ऑफिशियल की वाइफ्स होती थी वो भी अपने लिखने लग गई थी काफ़ी सारी स्टोरीज, नरेटिव्स, ऑटोबायोग्राफीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इसकी वजह से दो रीज़न ये था जिसकी वजह से चाइना में बेसिकली जो प्रिंट है वो डाइवर्सिफाई हुआ। अब प्रिंट जापान में आता है। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ना वो चाइना से अब जापान में इंट्रोड्यूस करते हैं हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम। द ओल्डेस्ट जो जापानीज बुक थी उसका नाम डायमंड सूत्रा था, और जिसमें वो 868 AD में प्रिंट करी गई थी। एंड इसमें 6 शीट्स थी। फर्स्ट ऑल 6 शीट थी डायमंड सूत्रा में। ये MCQ में आ सकता है और आ भी चुका है कई बारी। सो पिक्चर्स व प्रिंटेड एंड टेक्सटाइल्स, ये चीज़ आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पिक्चर्स जो थी जापान में वो मनी पे, टेक्सटाइल्स पे, पेपर्स पे, प्लेइंग कार्ड्स में, सब पे प्रिंट करी जाती थी। मेडिवल जापान में पोएट्स, प्रोज राइटर्स सारे अपना वर्क पब्लिश करते रहते थे। एंड बुक्स जो थी ना वो चीप रहती थी। एंड प्रिंटिंग और विजुअल मटेरियल इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस है। लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें पब्लिश होने लग गई। फॉर एग्जाम्पल बैलेड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो लोगों को लुभाती हैं, राइट। तो इन लेट 18th century in flourishing urban circles are Edo, illustrated collections of painting depicted an elegant urban culture. सो जो था ना एडो, जो इसको हम टोक्यो बोलते हैं, उधर भी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह वो जो अर्बन कल्चर दिखाती थी ऐसी वगैरह प्रिंट होने लग गई, पब्लिश होने लग गई, जिसमें जो बहुत सारे लोग खरीदते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेंटिंग ऐसे बनाई है टोक्यो की, एक कितागावा उतामारो ने बनाई है। यहाँ पे बॉक्स इन्फॉर्मेशन कमी आती है, बट आपको ये नाम पता होना चाहिए किस आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है। नाउ प्रिंट कम्स टू यूरोप। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस जो थे ना फ्रॉम चाइना फ्लोड इन टू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। 11th century में चाइनीज़ पेपर जो था वो भी यूरोप ऐसी रीच करा। जो इटालियन थे एक मार्को पोलो, वो 1295 में उन्होंने बेसिकली वो चाइना गए, वहाँ से वो सारी प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज वो सारी इटली ले आए। फिर इटली से वो स्लोली ऑल ऑफ दी यूरोप में स्प्रेड करी एंड फिर वो इंडिया में स्प्रेड करी, लाइक साउथ एशिया में स्प्रेड करी, फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करी। बेसिकली जो स्टार्टिंग हुई थी प्रिंटिंग मटेरियल की वो हुई थी चाइना से, फिर वो जापान पहुंची और फिर वो इटली पहुंची। वो मार्को पोलो लाए थे उसको।
ठीक है। इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, चाइना के पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी और मार्को पोलो उसको जापान ले आए थे। बट ये चीज़ थी कि जो लग्जरी एडिशन थे ना, जो राजा वगैरह जो अपना प्रिंटिंग मटेरियल लिखते थे वो सारा वेलम पे लिखते थे। वेलम बेसिकली एनिमल स्किन पे, एंड वो उन्हीं के लिए होता था जो थोड़े मिडिल क्लास पीपल होते थे, उनके लिए बेसिकली प्रिंटेड मटेरियल लाइक पेपर वगैरह पे होता था। और जो रिच पीपल होते थे, अरिस्टोक्रेसीज होते थे, वो पेपर वगैरह इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते थे, वो उनको चीप वल्गैरिटीज़ कहते थे, ठीक है। एंड जो बुक्स थी उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती रहे, बुक सेलर्स भी इंक्रीज़ होते रहे, और जो बुक है उनको ग्रेट नंबर में प्रोड्यूस करने लगे। बुक फेयर्स भी हर जगह होने लग गए सो दैट पीपल कैन बाय बुक्स। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हो। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जब प्रिंटेड मैटर होता है किसी भी लाइक फ्रेजाइल चीज़ पे जिसको हम आसानी से हैंडल ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल एनिमल स्किन, ठीक है। सो स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वो नो लॉन्गर सोलिड एम्प्लॉयड बाई वेल्दी मेंबर्स। जो फॉर एग्जांपल ये हमारे बुक सेल्स वगैरह होते थे ना, ये भी पैट्रन्स को एम्प्लॉय करने लग गए थे और पेडलर्स को एम्प्लॉय करने लग गए थे जो जगह जगह जाके बुक्स बेचते थे, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे ना, वो डिमांड बहुत ज़्यादा थी बट इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। कॉपिंग एक्सपेंसिव होता था और टाइम कंज्यूमिंग होता था। इसी टाइम पे आती है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, और इसको टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अब इन्होंने बताया मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रेजाइल होती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल, कुड नॉट बी कैरिड और रेड इजीली, देयरफॉर जो उनकी सर्कुलेशन थी वो लिमिटेड रही। एंड जो डिमांड थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की इंक्रीज़ हो रही थी। क्लियरली ग्रेट नीड फॉर क्विक एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। सो यहाँ पे गुटेनबर्ग की प्रेस आती है 1430 में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस होती है। गुटेनबर्ग एक मर्चेंट का बेटा था, एंड उसके वो बचपन से ही उसने वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखी थी और उसको पॉलिशिंग स्टोन्स की आर्ट भी उसने सीख ली थी। एंड फिर उस चीज़ में वो एक गोल्ड स्मिथ बन गया था, एंड ही बिकेम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ। एंड उसको एक एक्सपर्टीज़ भी आ गई थी टू क्रिएट न्यू लेड मोल्ड्स फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, ठीक है। अब उसने इसी नॉलेज अपनी नॉलेज को और स्पेसिफाई किया और उसने फर्स्ट ऑलिव प्रेस बनाई 1430s में, एंड उसने और परफेक्ट कर दिया था इस सिस्टम को बाय 1448। एंड जो फर्स्ट बुक उसने प्रिंट करी थी वो बाइबल थी, एंड उसने ऐसे करके 3 साल में ऑलमोस्ट 180 कॉपीज़ प्रिंट कर ली थी, ठीक है। एंड उस टाइम के लिए इतनी कॉपीज भी 3 साल में प्रिंट करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। अब के टाइम में नहीं है पर पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। एंड यहाँ पे उसकी ये दिखाई है फ़ोटो कि उसने कहाँ मतलब कैसे प्रिंट किया है सारा। यहाँ पे हैंडल यहाँ से खींचना पड़ता था, ये स्क्रू था, और ये प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ऑफ द पेपर, यहाँ पे प्लेटन होता था, यहाँ पे पेपर लगाया जाता था, उसके ऊपर ये खींचना पड़ता था हैंडल इस तरीके से, और पेपर पे प्रिंट होता था, ठीक है। तो इसलिए 180 कॉपीज उस टाइम के लिए बड़ी बात थी। इनफैक्ट प्रिंटिंग बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी ना उसको भी प्रिंटेड बुक्स अब जो है सिमिलर थी उसके। मेटल लेटर्स, एक सेकेंड, सो इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटेड प्रेसेस सारी कंट्रीज़ में सेटअप कर दी गई थी। प्रिंटर्स जो जर्मनी से वो ट्रैवल करते थे, अलग अलग कंट्री के नॉलेज स्प्रेड करते थे, और इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत सारी कंट्रीज में सेटअप हो गई। एंड जो फर्स्ट 15th सेंचुरी थी उसमें 20 million कॉपीज़ पब्लिश हुई और ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होती रही, ठीक है। नाउ अब एक हैंड प्रिंटिंग से एक मैकेनिकल प्रिंटिंग का सिस्टम स्विच हो गया था। हैंड प्रिंटिंग का मैकेनिकल प्रिंट, इस पर एक स्विफ्ट आ गया था। अब एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है। कैसे? जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज़ हो रही है, न्यू रीडिंग पब्लिक भी आ रही है, लोगों को प्रिंट का यूज़ डाइवर्सिफाई हो रहा है। प्रिंटिंग की वजह से बुक्स तो सस्ती हो गई थी अब, और जो टाइम लेबर था वो भी कम हो गया था, तो अब मल्टीपल कॉपीज़ आ रही थी मार्केट में, फ्लड कर रही थी मार्केट में, और लोगों के लिए ईजी हो गया था टू रीच टू द कॉपीज़, टू बाय देम, राइट। सो एक्सेस टू द बुक्स, अब उनके लिए एक्सेसिबल हो गई थी बुक्स। नाउ इट क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अर्लियर रीडिंग्स एलाइट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, बट धीरे धीरे ये चीज़ चेंज हुई और लोग भी पढ़ने लगे बुक्स। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो लोग थे ना वो तो ओरल कल्चर, लाइक कोई बता देता था तो वो सुन लेते थे। स्टोरीज लाइक बैलड्स, फोक टेल्स, फोकलोर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये ओरली ट्रांसफ़र होती थी। पीपल कलेक्टिवली एक स्टोरी सुनते, लाइक जैसे विलेज में एंड टाउन्स में, ट्रेवर्न्स में, इस तरीके से बैठ के वो सुनते थे। ओरल कल्चर था। लेकिन जो रीडिंग से लिसनिंग पब्लिक, लाइक हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन थी इतनी सिंपल नहीं थी। बुक्स से पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे। लिटरेसी रेट उस टाइम बहुत ज़्यादा लो था यूरोप में, तो इस कैसे ज़्यादा रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हुआ। बेसिकली
जो पब्लिशर्स थे ना वो अपनी बुक्स में बैलेड्स, टोल्स, फोक टेल्स ये सारी इंक्लूडेड रखते थे, इलस्ट्रेटेड रखते थे इन सब चीज़ों से, ताकि लोग इन्हें पढ़े। अगर वो नहीं पढ़ भी नहीं रहे तो इन चीज़ों को बस देख ले। और ऐसा होता था कि जैसे टाउन्स में टवर्न्स होते थे, मतलब लोग टाउन्स में जब साथ पे बैठ के ये सारी चीज़ें सुनते थे, और विलेजेस में गैदरिंग्स में ये सारी चीज़ें फोक टेल्स वगैरह गाई जाती थी या बोली जाती थी, और सब लोग उसको सुन लेते थे और मज़े ऐसे देखिए हैप्पी हो जाते थे। सो दैट्स वाई जो पब्लिशर्स थे वो ऐसे करते थे। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट, एंड प्रिंट मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड, एंड द लाइन थी जो ओरल पीपल और रीडिंग पीपल एंड ओरली हियरिंग पीपल उनको अलग करती थी, वो इंटरमिंगल हो गई थी। मतलब ये जो गैप थी चेंज होती जा रही थी। अब धीरे धीरे और स्कूल्स वगैरह सेटअप होते रहेंगे, अब आगे आगे पढ़ेंगे, और इस वजह से सच्ची में एक रीडिंग पब्लिक अपीयर होगी। ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, तो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। इसकी वजह से कई लोग जो थे ना उनको डर लगने लग गया था कि जो सर्टेन अथॉरिटीज़ थी वो चाहते थे कि ज़्यादा सर्कुलेशन ना हो किसी भी आइडिया की, किसी बैड मैसेज की या किसी रेबेलियस मैसेज की, तो वो काफ़ी ऑफेंड हो जाते थे। सो नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स, एंड दोज हु डिड दे हैड फियर्स अबाउट इट। मैनी वर अप्रीहेंसिव विद द फैक्ट्स बिकॉज पीपल थॉट दैट दे वाज नॉट, अगर कंट्रोल नहीं होगा कि क्या प्रिंट हो रहा है, सो इरिलीजियस एंड रिबेलियस थॉट माइट स्प्रेड। ठीक है। तो ऐसे एक बंदा था 1517 में जिसका नाम था मार्टिन लूथर। उसने 95 थेसिस लिखे जिसमें वो रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, और एक इसकी कॉपी जो थी वो विटेनबर्ग में जो एक चर्च था उसमें चर्च डोर पे भी छोड़ी गई थी। एंड इसमें क्या था, चैलेंज किया था उन्होंने चर्च को कि डिबेट करे इस इशू पे कि रोमन कैथोलिक चर्च जो भी सारे क्रिटिसाइज़ करते थे रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को, उनके प्रैक्टिसेस को बेसिकली उन्होंने मार्टिन लूथर ने 1517 में क्रिटिसाइज़ किया, और जो भी उन्होंने लिखा उसकी सारी कॉपी जो विटेनबर्ग में भी उनके चर्च के डोर पर छोड़ी गई। और उन्होंने बोला चर्च वालों से, ही आस्क्ड देम टू आर्ग्यू अबाउट इट, right? And this led to a division within the church and beginning of the Protestant Reformation. Now, Luther also said that printing is the ultimate gift of God and also the greatest one. एंड ऑल्सो उसकी जो बहुत सारी कॉपीज 95 थेसिस उन्हें बेसिकली ट्रांसलेट हुए थे, एंड बहुत सारे लोगों ने इसकी कॉपी पढ़ी। एंड ऑल्सो न्यू टेस्टिमेंट 5000 कॉपीज़ विद इन अ फ्यू वीक्स, एंड सेकेंड एडिशन भी आ गया था 3 मंथ्स के अंदर। मतलब जो ट्रांसलेशन थी उसकी न्यू टेस्टिमेंट की, उसकी 5000 कॉपी कुछ ही वीक्स में सेल हो गई, और 3 मंथ्स में उसकी सेकेंड ट्रांसलेशन भी आ गई थी। अब प्रिंट एंड डेसेट, अब एक बंदा होता है मेनोकियो, वो एक मिलर होता है इटली में। तो उसको जो थी ना वो बुक्स रीड करने का बहुत शौक था, जो भी उसके साइड लोकेलिटी में अवेलेबल थी। तो उसने जो बाइबल का आइडिया था उसको इंटरप्रेट किया, एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू फ्रॉम गॉड, एंड क्रिएटेड द एंड ये जो सारी चीज़ उसने की थी ना, उसने व्यू फॉर्मुलेट किया जो गॉड की तरफ से, मतलब लाइक लोग जो सोचते थे और जो सच्ची में गॉड की सोच थी उसको लाइक उन्होंने चेंज करके बताया लोगों को, ऐसा जो हम सोचते हैं वो सारी अजम्पशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों से जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे वो एनरेज हो गए, मतलब वो एंग्री हो गए, और उन्होंने अपनी इंक्विजिशन बिगेन करी। मतलब जो मेनोकियो था उसको प्रिजन में डाल दिया, एंड फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एंड जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो चाहता था कि ऐसे बार बार ये चीज़ें ना हो, तो उन्होंने ताकि ये फेथ जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का डंबल ना करे, इसलिए उन्होंने पब्लिशर एंड बुक सेलर्स के जो भी वो प्रिंट करते थे उन पर मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मेंटेन करना, जिसको 1558 से उन्होंने स्टार्ट किया। आपने एक न्यू रीडिंग मानी है। थ्रू द 17th-18th सेंचुरी लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहे थे। चर्च थे वेज डिनोमिनेशंस के, वो धीरे धीरे सारी जगह स्कूल सेटअप करने लगे थे, जिससे लोग ज़्यादा लिटरेट हो रहे थे। ठीक है। और जो लिटरेसी रेट था वो 60 to 80% इंक्रीज़ हो गया था। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर भी आ रहा था, जिससे न्यू ऑडियंस को टारगेट करा था, चिल्ड्रन को, विमेंस को। ये सारे जो बुक सेलर्स थे ना वो पेडलर्स को एम्प्लॉय कर रहे थे, वो जगह जगह जाके बुक्स बेचे, रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स टू सेल बुक्स, एंड एल्मनेक्स, रिचुअल कैलेंडर्स, बैलड, फोक टेल्स, ये सारे भी थे। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर्स लार्जली फॉर द एंटरटेनमेंट की भी सारे सर्कुलेट होने लगे। फॉर एग्जाम्पल चैप बुक्स, जो पेनी चैप बुक्स थी जो एक पेनी के लिए बिकती थी, कैरिड बाय द पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन, सोल्ड फॉर अ पेनी, सो दैट द इवन पुअर कुड बाय इट। एंड ऑल्सो बिब्लियोथेक ब्लू बुक्स थी जो फ्रांस में सेल होने लगी थी, जिनका ब्लू कलर होता था, चीप क्वालिटी पेपर होता था, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती होती, चीप होती है, सो दैट पुअर कुड बाय इट। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट वर द टू इनिशिएटिव दैट वर टेकन सो दैट द पुअर कुड ऑल्सो अफोर्ड टू रीड दीज बुक्स। सो चैपमैन वाला पॉइंट लिख सकते हैं, एंड बिब्लियोथेक ब्लू बुक्स वाला। ठीक है। एंड देन देयर वर रोमांसेस प्रिंट ऑन 4 to 6 पेजेस, लाइक ऑल ऑफ दीज, लाइक उर्दू लाइक बुक्स होती हैं वो
सारी 4 to 6 पेजेस में प्रिंट होने लग गई थी. एंड मोर सब्सटैंशियल हिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज अबाउट द पास्ट. Books were of various sizes, serving many different purposes and interests. Periodical press developed from early 18th century, combining information about current affairs and entertainment. Newspapers, journals वगैरह थे. ये न्यूज़पेपर सर्कुलेट होने लगे जो वॉर्स एंड ट्रेड वगैरह की इंफॉर्मेशन देते थे ट्रेडर्स के लिए एंड नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल ताकि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या नॉलेज ले सकें, इसलिए ज़रूरी था. सिमिलरली द आइडिया ऑफ साइंटिस्ट, फिलोसफर, ये भी सर्कुलेट होने लगे. जो न्यूटन थे उनके आइडियाज़, आइजक न्यूटन की डिस्कवरीज वगैरह सर्कुलेट होने लगी वाइड नंबर्स में, जो एक मच वाइडर ऑडियंस तक रीच कर सकती थी जिनका साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स थे जो. ठीक है. राइटर्स ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जीन जैक्स रूसो, ये हमने 9th क्लास की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था. ये भी सारे वाइडली प्रिंट एंड रीड होने लगे. Thus their idea was science, reason, rationality found their way into popular literature. Now tremble, therefore tyrants of the world. अब next topic आता है. Tremble means मतलब थरथराना, किसी भी चीज़ से डर जाना. मतलब यहाँ पे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर होता है, उन्होंने ये टाइटल दिया है कि अगर जो सारे लोग हैं अगर वो सारे लिटरेट बन जाएंगे तो जो भी हमारे एरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो सारे डर जाएंगे, मतलब कांपने लग जाएंगे. सो बाय द मिड 18th century एक कॉमन कन्विक्शन था दैट बुक्स वर मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एनलाइटनमेंट बेसिकली नॉलेज होता है. मैनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म. एंड दिस एट दिस टाइम लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, वो एक नॉवेलिस्ट थे 18th century में, उन्होंने बोला प्रिंटिंग प्रेस मोस्ट पावरफुल इंजन है दैट कुड इवन स्वीप डेस्पोटिज्म अवे. ठीक है. एंड वो ये भी कहते हैं हीरोज़ नॉलेज से ही ट्रांसफ़र होते हैं, रीडिंग से. पढ़ेंगे तभी वो हीरोज़ बनेंगे. सो उनको बुक्स की डिवर होनी चाहिए और बुक्स के वर्ल्ड में वो लॉस्ट होने चाहिए. ठीक है. एंड तभी उन्होंने ये टॉपिक ये चीज़ बोली, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हर कोई लिटरेट हो जाएगा, राजा जो है उससे कोई भी नहीं डरेगा, तो उसका जो खौफ है जो सब लोगों के अंदर बसा हुआ है वो सारा भाग जाएगा ना. प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो बेसिकली अब 3 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आती है. जैसे लोग मानने लग गए थे कि प्रिंट कल्चर जिसकी वजह से जो नॉलेज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन फैली, इसी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों को ज़्यादा अवेयर कर दिया था. जैसे ये सारे राइटर्स नॉवलिस्ट वगैरह होते थे, इसी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. तो फर्स्ट 3 चीज़ें और आर्ग्यूमेंट्स दी. फर्स्ट है प्रिंट ने एनलाइटनमेंट थिंकर जो भी सारे नॉलेजफुल थे उनके आइडियाज़ को सर्कुलेट किया, वाइडली सर्कुलेट किया. एंड उनसे क्रिटिकल कमेंट्री, जो भी सारे ट्रेडिशंस होते थे, कल्चर होते थे, इन सबको जो भी कंजर्वेटिव कल्चर आ रहा था, इन सब चीज़ों को छेड़ा, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को और ज़्यादा इनरेज किया गया. ठीक है. और वो चाहते थे दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन एज द कस्टम डिमांडिंग द एवरीथिंग बी जस्ट एप्लीकेशन रीजन रैशनैलिटी. वो कहते हैं कि लोग जो थे वो फिर रूल ऑफ रीजन चाहते थे रादर देन कस्टम्स ट्रेडिशन. ये चीज़ बुरी हुई. चाहते थे कि उन्होंने अपने चर्च वगैरह के कस्टम्स को अटैक किया एंड अरिस्टोक्रेसी को अटैक किया. एंड ये सारे क्यों हुआ? वॉल्टर रूजे वगैरह के आइडियाज वाइडली रीड करे जाने लगे, इस वजह से ये फर्स्ट रीजन. ठीक है. सेकेंड, प्रिंट क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. ऑल वैल्यूज नॉर्म इंस्टीट्यूशंस रीवैल्यूड एंड डिस्कस्ड बाय पब्लिक. जो प्रिंट था ना उसने न्यू कल्चर डायलॉग एंड डिबेट बना दिया. मतलब सारे लोग डिस्कस करने लगे अलग अलग चीज़ें. एंड वो उनको पता चल गया था पावर ऑफ रीज़न की, रीज़न में कितनी ज़्यादा पावर है. रादर देन बिलीव विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडिया ऑफ सोशल रिवोल्यूशन केम इनटू बीइंग. By 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized morality. In this process, इसमें questions उठने लगे about the social order कि हमारा कैसा aristocrat conservative social order है. कार्टून्स कैरिकेचर्स वगैरह पब्लिश करे जाने लगे जिसमें वो क्रिटिसाइज करते थे जो पावर्स होती थी, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह होते थे. The literature circulated underground led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. ना वो वॉल्टेयर रूसो ये सारे थे, इनके जो प्रोपेगेंडास थे उनको सबको फैलाया जा रहा था. दीज वर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीथिंग दे सॉ, बट कुछ अमाउंट ऑफ चेंजेस जो थे वो विजिबली मतलब विजिबल थे. ठीक है. 19th century चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर. अब यूरोप में क्या इफेक्ट पड़ता है चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर पे. अब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी, चिल्ड्रन के लिए भी टेक्स्ट बुक प्रिंट करने लग गए थे. तो फ्रांस में एक ऑल चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई थी, सेटअप पर गई थी 1857 में. सिमिलरली जो जर्मन ब्रदर्स थे, ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में, उन्होंने बहुत साल बिताए जिसमें उन्होंने कंपाइल किया ट्रेडिशनल फोक टेल्स पीजेंस वगैरह से गैदर करके. एंड जो भी चीज़ वल्गर लगी जाती थी उसको नहीं पब्लिश किया जाता था. सो एडिटिंग पहले करी जाती थी. ठीक है. अब नेक्स्ट फर्स्ट चिल्ड्रन का हो गया. अब आता है आपको इसमें बेसिकली 2 डेट्स याद रखनी है, 1857 1812.
एंड जो एडिटिंग वगैरह होती थी ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में वो 1812 में, एंड जो फ्रांस में ऑल इंडिया चिल्ड्रन प्रेस करी गई थी सेटअप वो 1857 में. नाउ वुमेन बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स. पेनी मैगजीन स्पेशली वो वुमेन ये सारी प्रिंट करी जाती थी. एंड और भी कुछ मैगजीन थी, मैनुअल्स थी जो वुमेन को प्रॉपर हाउस होल्ड मैनेजमेंट सिखाती थी. ठीक है, इसलिए वुमेन इन चीज़ों को पढ़ती थी. और कुछ राइटर्स, वुमेन राइटर्स लाइक जॉर्ज एलाइड, जेन ऑस्टन, ब्रॉन सिस्टर्स, इनकी भी रीडिंग जो है वाइडली सर्कुलेट होती थी. एंड इससे लोगों को बिलीव होने लग गया था. वुमेन की एक न्यू डेफिनेशन उभर के आई थी. अ पर्सन, वुमेन एक ऐसी लाइक पर्सन है, पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग. अब लैंडिंग लाइब्रेरीज भी सेटअप करी जा रही थी 17th सेंचुरी में. लैंडिंग लाइब्रेरीज इंग्लैंड में सेटअप करी जा रही थी. एंड जो वाइट कॉलर वर्कर्स होते थे उनको एजुकेट करने का एजुकेट करती थी. आर्टिशियंस, लोअर मिडिल क्लास पीपल, इन सबको एजुकेट करती थी. समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास थे ना, वो अपने लिए भी लिखते थे. इनके वर्किंग आवर्स जो थे वो रिड्यूस हो गए थे. एंड इसलिए इनके पास ज़्यादा टाइम होता था कि अपने कुछ लिख सके. तो ये इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स वगैरह लिखने स्टार्ट करे. अब नेक्स्ट आता है फर्दर इनोवेशंस. तो प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ अ मेटल. प्रेस मेटल से बनी होती थी. सो 19th सेंचुरी देयर इज सीधर फर्दर इनोवेशन 20th सेंचुरी. रिचार्ड एम हो थे ना जो न्यूयॉर्क के, उन्होंने पावर ड्रिवन प्रेस बनाई, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस. रिचार्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क, ये आपको याद करना है. और 8000 शीट्स वो पर आवर प्रिंट कर सकती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है. एंड 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस भी बनी जो 6 कलर्स एट अ टाइम प्रिंट कर सकती थी. टर्न ऑफ 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस बनी विच प्रिंटिंग ऑपरेशन को एक्सेलरेट कर दिया था. जो इलेक्ट्रिकल प्रेस ने प्रिंटिंग ऑपरेशन को एक्सेलरेट कर दिया था. एंड फर्दर जो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर एंड जो ऑटोमेटिक पेपर रील्स थी उनकी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव होती रही. एंड प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. एंड जो थी ना शिलिंग सीरीज़ आती थी जो 1920 में सस्ती में बेची जाती थी कुछ पॉपुलर बुक्स, उसको शिलिंग सीरीज़ कहते थे. एंड 1930s में यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आता है जिसकी वजह से पब्लिशर्स को लग रहा था कि उनकी जो एक डिक्लाइन हो जाएगा उनकी बुक्स की पब्लिशिंग में. एंड बाइंग सस्टेन करने के लिए उन्होंने चीप पेपर बैक एडिशंस निकाल दिए थे, सस्ती बुक्स बेचते और ताकि उनकी कुछ कमाई भी हो जाए एंड लोग खरीद भी ले. ठीक है, नाउ अब हमने यूरोप वाला का पार्ट कंप्लीट कर लिया. अब हम आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. नाउ मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली हमने पढ़ी. मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेजाइल होती थी, हैंड रिटन होती थी और वर्नेकुलर लैंग्वेज एज वेल एज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में लिखी जाती थी. ठीक है, पाम लीव्स पे, हैंडमेड पेपर पे, वुडन कवर्स पे, ऑल ऑफ दीज फ्रेजाइल, एक्सपेंसिव एंड कुड नॉट बी हैंडेड केयरफुली एंड डिफरेंट स्टाइल्स में लिखी जाती थी. कुड नॉट बी रेड इजीली. बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं बट जो सर्कुलेशन थी उनकी वो लिमिटेड रहती थी. एंड प्री कॉलोनियल बंगाल जो था ना, प्री कॉलोनियल बंगाल, उसमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल था. स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे बुक से. जो टीचर थी उनकी ऑफन उनको टेक्स्ट जो है वो डिक्टेट कर देती थी अपनी मेमोरी से और बच्चे उसको लिख लेते थे. Students just used to wrote it down and that's why, and that is the reason why many of the children just became literate without even reading any kind of text. Right now print comes to India. Printing press जो थी वो गोवा में आई सबसे पहले विद पोर्टुगीज मिशनरीज. और जो सबसे पहले उन्होंने बुक प्रिंट करी वो कोंकणी में थी. उन्होंने कोंकणी में सीखा, कोंकणी लैंग्वेज सीखे, बहुत सारे सेवरल ट्रैक्ट्स प्रिंट करे. 1674 तक 50 बुक्स प्रिंट कर दी थी उन्होंने कोंकणी कन्नाडा लैंग्वेज तक. और कैथोलिक प्रीस्ट ने फर्स्ट तमिल बुक 1579 में कोचीन में प्रिंट करी. 1713 में मलयालम बुक प्रिंट करी. 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट करे. अब नाउ 1718 में जेम्स ऑगस्टस हिकी था एक बंदा, उन्होंने बंगाल गैजेट एडिट करना स्टार्ट किया. एक वीकली मैगजीन थी जिसमें वो जो भी सारे कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखते थे और मतलब लाइक डे टू डे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह प्रिंट करते थे उसमें. एंड स्लेव्स वगैरह के बारे में लिखते थे. बहुत सारी गॉसिप भी लिखते थे अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स. तो एक वैरन हेस्टिंग थे जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये चीज़ पढ़ ली और ही गेट टू नो अबाउट दिस एंड उन्होंने फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया हिकी, अगस्टस हिकी को फॉर कमिटिंग दिस क्राइम. एंड बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स जर्नल अपीयर्ड. एंड इंडियंस भी थे जो बहुत सारी ऐसी पब्लिक ने न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे. फर्स्ट एक और थी बंगाल गज़ट. ये वाली और वो वाली बंगाल गज़ट अलग अलग है. वो यूरोप की थी और ये वाली इंडिया की है. एंड ये वाली बंगाल गज़ट गंगाधर भट्टाचार्य लिखते थे जो राम मोहन रॉय के क्लोज फ्रेंड भी थे. Now religious reforms and public debates. From the early 19th century, there was intense debates about religious issues. Different groups confronted a changing happening in colonial society.
एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी अबाउट डिफरेंट बिलीव्स एंड रिलीजन्स. सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड सम कैंपेन फॉर रिफॉर्म्स. कुछ ने क्रिटिसाइज किया एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को और किन्हीं लोगों को रिफॉर्म्स चाहिए थे. अ वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दीज पब्लिक डिस्कशंस एंड ये दिस वॉज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स हिंदू ऑर्थोडॉक्सी. और बहुत सारे लोगों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी अबाउट मोनोथीज्म, विडो री मैरिज, Brahminical priesthood, and widow immolation, all of these things. So to reach a wider audience, the ideas were printed in everyday spoken vernacular languages. All of these में प्रिंट करे जा रहे थे उनके आइडियाज़. राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने संबत कौमुदी 1821 में प्रिंट करी और उनको अपोज करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने समाचार चंद्रिका प्रिंट करी, पब्लिश करी. तो आपको याद रखना है संबत कौमुदी 1821 में एंड समाचार चंद्रिका 1822 में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने पब्लिश करी. ठीक है. और 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी आए, जामी जहाननामा, शमसुल अखबार. ठीक है. और इन द सेम ईयर गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार भी आया. ठीक है. इन द नॉर्थ इंडिया उलामा डीपली एंशियस थे अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज. उन्हें लगा कि जो मुस्लिम कॉलोनियल रूलर्स हैं ना, वो मुस्लिम पर्सनल लॉज को इरेडिकेट कर देंगे, चेंज कर देंगे. और उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस वगैरह डेवलप करी और पब्लिक पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन को होली स्क्रिप्चर्स प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश करने लगे. एंड जो डियोबेंट सेमिनरी थी 1867 में, उसने थाउजेंड्स ऑफ फतवाज इशू करे जिसमें मुस्लिम को बताते थे अबाउट द डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ. ठीक है. ऑल थ्रू द 19th century नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट सेमिनरीज अपीयर्ड एंड उसके अलग अलग फेथ था अमंग हिंदूज टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. अब सारे जो हिंदूज थे ना, वो भी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में अपने टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करने लग गए. उसमें से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस प्रिंट करी 16th century में फ्रॉम कैलकटा इन 1810. बाय मिड 19th century चीप लिथोग्राफिक एडिशंस फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट्स. नाउ फ्रॉम 1818 नवल किशोर प्रेस लखनऊ में, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में सारी चीज़ें प्रिंट होने लगी. Religious text therefore reached a wide audience, and print did not only stimulate the publication conflicting opinions amongst communities, but it is only connected communities. जो print था ना, तो उन्होंने उसने कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना भी स्टार्ट कर दिया था. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. तो प्रिंटिंग ने एक भूख जगा दी लोगों के मन में लिखने की. प्रिंट हो रहा तो लोग भी चाहते हैं हम भी लिखें. मोर एंड पीपल ज़्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा तो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाह रहे थे, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस वगैरह वगैरह के बारे में. नाउ अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग. लिरिक्स, शॉर्ट एसेज, स्टोरीज वगैरह सब भी पब्लिश होने लग गए थे. रैंडम 19th century न्यू विजुअल कल्चर आ गया था. setting up of an increasing number of printing presses, visual images could be printed easily, right? Painters like राजा रवि वर्मा था, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स वगैरह, इमेजेस वगैरह मास सर्कुलेट करी. पुअर वुड इनग्रेवर्स थे, वो वुड ब्लॉक्स बनाते थे. एंड उन्होंने अपने लेटर प्रेसेस के पास ही शॉप्स वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी ताकि वो एम्प्लॉय हो रहा है बाय प्रिंट शॉप्स. ठीक है. तो वुड ग्रेवर्स ने लेटर प्रेसेस के पास अपनी शॉप्स लगाई ताकि वो एम्प्लॉय हो रहा है बाय प्रिंट शॉप्स. एंड चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स बाज़ार में आने लगे ताकि गरीब लोग भी खरीद सकें, अपनी वॉल्स को डेकोरेट कर सकें. चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स आने लगे. दीज प्रिंट्स बिगिन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन. नाउ 1817 में कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स भी पब्लिश होने लगे जो क्रिटिसाइज करते थे इम्पीरियलिज्म को एंड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस that the aristocrats used to do. Now next topic आता है women and print. Lives and women, feelings of women began to be particularly written in vivid ways. Women reading therefore increased enormously. Liberal husbands, fathers थे, वो अपनी जो वाइफ्स वगैरह थी या डॉटर्स वगैरह थी उनको एजुकेट करने लग गए थे, उनको स्कूल भेजने लग गए थे. एंड कुछ खुद उनको टीच करने लग गए थे. मैनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड. बहुत सारे जर्नल में आइडिया भी पहुँचाया जा रहा था कि वाई वुमेन व्हाट इज नीड दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड. बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल. सारे लिबरल नहीं थे, सारे खुले दिमाग के नहीं थे, फ्री माइंडेड नहीं थे. कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी थे जिन्हें लगता था कि अगर विमेन पढ़ लेगी दैट शी विल बिकम विडो. एंड अगर मुस्लिम डॉटर है वो पढ़ लेगी तो शी विल बिकम करप्ट. ऐसे सब लोग देखते थे, सोचते थे. वी नो दैट द स्टोरी ऑफ अ गर्ल कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में थी और उसने अपने किचन के प्रोविंसेस में रह के उर्दू लैंग्वेज सीखा. ठीक है. वो उसकी फैमिली चाहती थी कि वो अरेबिक कुरान सीखे, बट उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं था तो उसने उर्दू लैंग्वेज सीखी. ठीक है. एक राज सुंदरी देवी थी ईस्ट बंगाल में, उनकी यंग एज में शादी हो गई थी तो उन्होंने भी सीखी.
इन द सीक्रेसी ऑफ किचन उन्होंने भी सीखी कैसे लाइक उनको एजुकेशन का काफ़ी शौक था तो उन्होंने पढ़ाई करी। एंड उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी अमर जुबान, जिसमें उन्होंने 1876 में पब्लिश किया। ठीक है ना, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स वगैरह आने लगे। कैलाश बशीनी देवी थे, उन्होंने लिखा एक्सपीरियंसेस अबाउट दी वुमेन एंड उन्होंने ये बताया वुमेन को कैसे इग्नोरेंस में रखा जाता है, वो काम करती है, उसको ऑफन जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। एंड 2 लेडीज थी, ताराबाई शेन पंडिता रामाबाई, उन्होंने लिखा अबाउट दी लाइक सैड लाइफ ऑफ अपर क्लास कास्ट विडोज। वुमेन इन द तमिल नॉवल एक्सप्रेस अबाउट रीडिंग मीन टू वुमेन हु वर सो ग्रेटली कन्फाइंड बाय social regulations. Urdu, Tamil, Bengali, Marathi print culture had developed early. Hindi printing began seriously only from the 1870s. Soon, a large segment was devoted to education of women. In the early 20th century, journals written for some and some educated by women became extremely popular. Discuss issues like women education, widowhood, widow remarriage, national movement. And जो पंजाब में था ना, सिमिलर टाइप ऑफ फोक लिटरेचर प्रिंट हो गई थी। राम चड्डा ने एक फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार प्रिंट करी, बहुत ज़्यादा फास्ट सेलिंग थी स्त्री धर्म विचार पंजाब में। और उन्होंने इसमें बताया विमेन को हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स, ओबीडियंट मदर्स, खालसा ट्रैक सोसाइटी में काफ़ी सिमिलर ओपिनियन था। एंड अब एक आते हैं बंगाल में रीजन होता है जिसको सेंट्रल कैलकाटा में एक रीजन होता है जिसको बाटला कहते हैं, और वो पूरे बुक्स को डिवोटेड होता है। आपको यहाँ पे चीप एडिशंस मिल जाएंगे रिलीजियस ट्रैक्स के, स्क्रिप्चर्स के, लिटरेचर के। एंड लोग यहाँ से बहुत सारे खरीदते थे। पेडलर्स जो थे ना, ये बाटला को पब्लिकेशन को अपने घर ले जाते थे ताकि वुमेन उनको पढ़ सके अपने लीजर टाइम में। एंड प्रिंट एज ए पुअर पीपल वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट इन 19th सेंचुरी। मद्रास टाउन सोल्ड क्रॉस रोड्स अलॉन्ग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू मार्केट बाय देम। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप करी जा रही थी बाय रिच पैट्रन्स, लोकल रिच पैट्रन्स थे, ताकि वो प्रेस्टीज एक्वायर कर सके। फिर लेट 19th सेंचुरी इशू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी आने लगा। ज्योतिबा फूले ने बहुत सारे अपने रिलीजियस ट्रैक्स में चीज़ को लिखा भी, ठीक है, और उन्होंने अपने गुलामगिरी में इसको लिखा। 20th सेंचुरी B.R. अम्बेडकर जो थे और P.V. रामास्वामी नेकर, इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत सारे अपने आइडिया सर्कुलेट किए। ठीक है, नाउ वर्कर्स फैक्ट्रीज में थे, उनको पास इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, बट काशी बाबा जो थे ना, कानपुर मिल वर्कर, उन्होंने छोटे बड़े का सवाल करके एक बुक लिखी, 1938 में उसको पब्लिश किया। अनदर कानपुर मिल वर्कर थे जिनका नाम जिन्होंने एक कंपाइलेशन दी सुदर्शन चक्र, उसको 1935 से 1955 तक कंपाइल किया और उसको पब्लिश किया सच्ची कविताएं के नाम से। बाय 1930s बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेटअप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्फ, फॉर एग्जांपल बॉम्बे वर्कर्स। इनको स्पॉन्सर कौन करता था? सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह स्पॉन्सर करते थे, जो भी सारे लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप कर रहे थे। ठीक है, ताकि वो चाहते थे कि ये लोग लिटरेट बने एंड नेशनलिज्म का आइडिया और प्रोपेगेट हो। Now, last topic है print and censorship. Before 1798 colonial state under East India Company, हमें पता है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी। एंड स्ट्रेंजली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिशमैन। ठीक है, अब बाई 1820 जो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट था ना, उन्होंने सर्टन रेगुलेशंस लगा दी। मेनली उनकी जो सर्टन रेगुलेशंस थी वो वैसे इंग्लिशमैन के लिए थी, क्योंकि वो चाहते थे, उन्हें लगता था कि वो इंग्लैंड में जो लोग हैं वो यूज़ करेंगे उनकी ट्रेड मोनोपोली को, ताकि वो इंडिया में उनके मोनोपोली को अटैक कर सके। तो इसलिए उन्होंने 1820 में कुछ रेगुलेशंस लगा दी बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पब्लिकेशन न्यूज़पेपर वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती थी इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई। 1835 में जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के एडिटर्स वगैरह होते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पिटीशन लगाई, जिससे कि एक बंदा था बेंटिक, गवर्नर जनरल बेंटिक, उन्होंने रिवाइज करा प्रेस लॉज को। उसके बाद थॉमस मकॉले ने इन सबको पूरा रिस्टोर कर दिया एंड ये सारे जो लॉज थे इन सबको रिवाइज कर दिया, मतलब बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया। अब 1857 के बाद ना रिवोल्ट हुआ एंड जिसकी वजह से एनरेज हो गए थे ये लोग, जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे। उन्होंने क्या किया, कुछ और लॉज लगा दिए। 1857 में तो हुआ ही था। 1878 में फिर उन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसमें उन्होंने कुछ सेंसर रिपोर्ट्स वगैरह और एडिटर्स एंड वर्नैकुलर प्रेसेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। नाउ गवर्नमेंट रेगुलर ट्रैक्ट रखती थी ऑफ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स, व्हाट वाज पब्लिश्ड इन इट, एंड जो भी चीज़ उनको कुछ अजीब लगती थी, एंड इफ़ एनीथिंग वाज फाउंड टू बी सेडिशियस न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड, एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड एंड देन द मशीन वाज कन्फिस्केटेड एंड द प्रेस वाज सीज्ड। ठीक है,
नाउ डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर इंडियन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहे, कॉलोनियल मिसरूज को रिपोर्ट करा गया, अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक मिलिटेंट प्रोटेस्ट, दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोटेस्ट। पंजाब रेवोल्यूशनरीज तो से 1970 लाइक बाल गंगाधर तिलक और रोट अबाउट ग्रेट एम्पैथी। केसरी बुक में उन्होंने 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा इसके बारे में, एंड दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट 1908, प्रोवोकिंग टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ जिसमें ऑल ओवर इंडिया। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, एंड ये जो हमारी बैक एक्सरसाइज है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप मेरे को कमेंट्स में बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए, एंड और सच में ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ अगर कुछ आपको कमी लगी। एंड होप यू लाइक द वीडियो, सो टेक केयर टिल देन, बाय बाय।